दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। इस किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड और इसे लिखा है मशहूर लेखक युval नोआ हरारी ने। ये किताब हमें एक बेहद दिलचस्प और लंबी यात्रा पर ले जाती है, यानी लगभग 70,000 साल पहले से लेकर आज के आधुनिक समय तक की कहानी। उस दौर से जब इंसान बस एक साधारण जानवर था और आज तक जब इंसान पूरी धरती पर हावी हो चुका है। हरारी इस किताब में हमसे कुछ बेहद गहरे और बड़े सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, इंसान आखिर कैसे बाकी जानवरों से अलग हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान भी प्रकृति का एक हिस्सा था। हमारे पास भी वही सीमाएं थीं जो बाकी जानवरों के पास थीं, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने ऐसी क्षमताएं विकसित कीं जिनसे उसने पूरी धरती को बदल दिया। दूसरा सवाल, कैसे होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू किया? क्योंकि शुरुआत में तो होमो सेपियंस अकेली प्रजाति नहीं थी। धरती पर और भी इंसानी प्रजातियां थीं, जैसे नियांडरथाल्स, लेकिन समय के साथ होमो सेपियंस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारी कल्पना और सहयोग करने की क्षमता। तीसरा सवाल, इंसान ने धर्म, पैसे और राष्ट्र जैसी चीजें कैसे बनाई? क्योंकि ये सब चीजें असल में हमारी कल्पना का हिस्सा हैं। न पैसे का कोई भौतिक अस्तित्व है, न राष्ट्र का, और न ही कई धार्मिक मान्यताओं का। लेकिन क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं, ये हमारे जीवन और समाज को चलाने वाली सबसे ताकतवर ताकतें बन गईं। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी प्रगति के बाद भी क्या इंसान सच में ज्यादा खुश हुआ? क्योंकि हमारे पास अब विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, दवाइयां हैं और आराम है, लेकिन क्या हमारी खुशी और शांति वाकई उतनी बढ़ी है जितनी हमारी भौतिक तरक्की बढ़ी है? दोस्तों, यही है सेपियंस की खूबसूरती। ये किताब सिर्फ इंसान की कहानी नहीं बताती, बल्कि हमें आईना दिखाती है कि हम कौन थे, कहां से आए और आखिर हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मकसद हमें यह समझाना है कि इंसान की असली ताकत उसकी कल्पना करने की क्षमता और सहयोग करने की शक्ति में है। हमने हमेशा से कहानियां गढ़ी, हमने उन कहानियों पर विश्वास किया और इन्हीं कहानियों ने हमें एक दूसरे से जोड़ा, इतना जोड़ा कि लाखों करोड़ों लोग मिलकर सभ्यताएं बना सके। सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ वही मानता जो वो अपनी आंखों से देख सकता था, तो न धर्म होता, न राष्ट्र, न पैसा और न ही कोई बड़ी सभ्यता। लेकिन क्योंकि इंसान ने मिलकर काल्पनिक कहानियों पर भरोसा करना शुरू किया, तो उसने बाकी सभी प्रजातियों से आगे बढ़कर धरती पर अपना राज्य कायम कर लिया। यानी ये किताब हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये हमारी सोच की जड़ों तक ले जाती है। ये हमें समझाती है कि हमारी तरक्की का असली रहस्य क्या रहा। अब आप जरा सोचिए, अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमने कहां से शुरुआत की थी, तो हम ये भी तय कर पाएंगे कि हमें आगे कहां जाना है। यानी सेपियंस सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा दिखाने वाली एक आईना है। ये किताब हमें हमारी उपलब्धियों के साथ साथ हमारी गलतियां भी दिखाती है। ये हमें चेतावनी देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही प्रगति हमें एक दिन निगल जाए। तो दोस्तों, अब वक्त है इस रोमांचक सफर को शुरू करने का। जंगली जंगलों से लेकर हाई-टेक शहरों तक, साधारण पत्थर के औजारों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, और साधारण होमोसेपियंस से लेकर एक ग्लोबल सभ्यता तक। यानी ये कहानी है हमारी, आपके और हम सब की, इंसान की कहानी, जो अभी भी लिखी जा रही है। दोस्तों, यही है सेपियंस की कहानी, और इसी रोमांचक सफर की शुरुआत हम अब करते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 25 लाख साल पहले। उस समय धरती पर इंसान की कई अलग अलग प्रजातियां मौजूद थीं। होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होकर चलने वाला इंसान। होमो नियांडरथालेंसिस, यानी नियांडरथल। होमो रुडोल्फेंसिस, और भी कई प्रजातियां जो अलग अलग जगहों पर फैली थीं। यानी उस वक्त धरती पर सिर्फ हम होमो सेपियंस ही नहीं थे, बल्कि हमारी तरह दिखने और जीने वाले कई और मानव समूह मौजूद थे। कुछ अफ्रीका में रहते थे, कुछ यूरोप में, और कुछ एशिया की धरती पर। लेकिन आज आप देख सकते हैं, उन सब का नाम तक मिट चुका है। सिर्फ एक प्रजाति बची है, होमो सेपियंस, यानी हम, सोचने वाले इंसान। अब बड़ा सवाल ये उठता है, जब बाकी प्रजातियां भी इंसान जैसी थीं, तो सिर्फ होमो सेपियंस ही क्यों बच पाया? आखिर क्या था हमारे पास जो दूसरों के पास नहीं था? हरारी कहते हैं, इसका असली कारण था हमारी साझा सोचने और सहयोग करने की शक्ति। बाकी प्रजातियां सो छोटे छोटे समूहों में रहती थीं, वे शिकार करती थीं, जीती थीं, लेकिन सीमित दायरे में।
लेकिन होमो सेपियंस कुछ अलग था। हमने मिलकर शिकार करना सीखा। हमने एकजुट होकर बड़े दुश्मनों का सामना किया। हमने बड़े समूहों में रहना और काम करना सीखा। और सबसे अहम, हमने कहानियां गढ़ी और उन पर विश्वास किया। यानी हमने ऐसी कल्पनाएं बनाई जो असल में मौजूद नहीं थीं, लेकिन उन पर भरोसा करके हजारों लोग मिलकर एक साथ खड़े हो गए। यही था हमारा असली सुपर पावर। यही वजह है कि आज पूरी धरती पर राज कर रहा है होमो सेपियंस। दोस्तों, शुरुआत में होमो सेपियंस था एक साधारण शिकारी और संग्रहकर्ता। वो जानवरों का शिकार करता था, पेड़ों और झाड़ियों से फल, बीज और जड़ें तोड़कर खाता था और लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। उस वक्त इंसान का जीवन आसान बिल्कुल नहीं था। हर दिन जीना एक संघर्ष था। कभी भूख से लड़ाई, कभी जंगली जानवरों से, तो कभी मौसम की मार से। लेकिन इस जीवन की एक खासियत थी, ये जीवन आजाद था। कोई राजा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सीमाएं नहीं। हर छोटा झुंड अपनी मर्जी से जीता था। उसके लिए सबसे बड़ा मकसद था बस जिंदा रहना। धीरे धीरे इंसान ने अपने हालात बदलने शुरू किए। उसने नए नए औजार बनाए, पत्थर से बने हथियार, हड्डियों से बने औजार। उसने आग को काबू में किया, जो सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं देती थी, बल्कि खाना पकाने और जंगली जानवरों से बचने का भी साधन बनी। सोचिए, एक साधारण सा जीव जो कभी जंगलों और गुफाओं में भटकता था, छोटे छोटे शिकार करता था, डर के साए में जीता था। धीरे धीरे वो ऐसे कदम बढ़ा रहा था जो पूरी धरती का भविष्य तय करने वाले थे। दोस्तों, यही था इंसान का शुरुआती जीवन, कठिनाइयों से भरा हुआ, असुरक्षित और लगातार संघर्ष करने वाला। लेकिन इसी साधारण से जीव के भीतर छुपी थी एक चिंगारी, कल्पना की, सोच की और सपने देखने की। यही ताकत आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। और यहीं से हमें ले जाती है इंसान की कहानी का अगला बड़ा मोड़, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने और समझने की क्रांति। करीब 70,000 साल पहले इंसानों के इतिहास में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल डाला। इस दौर में होमो सेपियंस ने एक अनोखी क्षमता हासिल की, भाषा। अब आप सोच रहे होंगे, भाषा में ऐसा नया क्या था? आखिर जानवरों के पास भी तो आवाजें होती हैं। बंदर ऊंची आवाज में चेतावनी देते हैं, पंछी चहचहाकर संदेश पहुंचाते हैं, भेड़िए हुंकार भरकर अपने झुंड को इकट्ठा करते हैं। लेकिन फर्क ये था कि जानवरों की आवाजें केवल तुरंत खतरे या जरूरत तक सीमित थीं। जैसे, यहां खाना है, वहां दुश्मन है, पास मत आओ। जबकि इंसान की भाषा इससे कहीं आगे निकल गई। हम सिर्फ वस्तुओं के नाम नहीं लेते थे, हम उनके बारे में कहानियां बना सकते थे, कल्पना कर सकते थे और ऐसी बातें साझा कर सकते थे जिनका अस्तित्व केवल हमारे दिमाग में था। यही इंसानी भाषा की असली ताकत थी। इससे इंसान न केवल जानकारी बांटता था, बल्कि विश्वास, नियम और सामूहिक सपनों को भी साझा करता था। यही क्षमता हमें बाकी सभी जीवों से अलग कर गई। यही वह पल था जब होमो सेपियंस साधारण जानवर से निकलकर धरती पर राज करने की दिशा में बढ़ चला। सोचिए, अगर किसी को कहना है कि जंगल में शेर है, तो ये तो आसान है। लेकिन कहना कि जंगल में एक अदृश्य आत्मा रहती है जो हमें बचाएगी, ये कल्पना सिर्फ इंसान कर सकता था। और जब इंसान ने ऐसी कहानियां बनानी और उन पर विश्वास करना शुरू किया, तो चमत्कार होने लगे। छोटे छोटे परिवार अब बड़े बड़े समूहों में बदलने लगे। लोग आपस में भरोसा करने लगे, भले ही वो एक दूसरे को जानते ना हों। इन समूहों ने जनजातियों का रूप लिया और आगे चलकर यही जनजातियां धर्म, राष्ट्र और सभ्यता में बदल गईं। यानी असली ताकत हमारे मांसपेशियों में नहीं थी, बल्कि हमारी कल्पना और सहयोग की शक्ति में थी। दोस्तों, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसानों को वो ताकत दी जो किसी और प्रजाति के पास नहीं थी। सोचिए, बंदरों जैसे जानवर ज्यादा से ज्यादा 20-30 के झुंड में रह सकते थे, लेकिन होमो सेपियंस हजारों की संख्या में संगठित होकर एकजुट हो गए। यानी हम छोटे समूहों से आगे बढ़कर विशाल समाज बनाने लगे। यही फर्क था जिसने धीरे धीरे हमें बाकी सभी मानव प्रजातियों से आगे कर दिया। नियांडरथाल्स या अन्य इंसानी प्रजातियां ताकतवर जरूर थीं, लेकिन उनमें इतनी बड़ी संख्या में सहयोग करने की क्षमता नहीं थी। सिर्फ होमो सेपियंस के पास ये अनोखी शक्ति थी। हरारी कहते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी इमेजिन्ड रियलिटीज में है, यानी ऐसी चीजें जो असल में मौजूद नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम सब उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे असली दुनिया को चला पाती हैं। धर्म कोई ठोस चीज नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उस पर भरोसा करते हैं।
इसलिए वह समाज को जोड़ता है। पैसा कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन सब मानते हैं कि इसमें मूल्य है, इसलिए वह पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। राष्ट्र और कानून भी हमारी सामूहिक कल्पना है। अगर लोग इन पर विश्वास करना छोड़ दें तो ये सब तुरंत खत्म हो जाएंगे। यही है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की असली ताकत। हमने भाषा का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि कहानियां गढ़ने के लिए किया। हमने उन कहानियों पर सामूहिक विश्वास बनाया और इसी वजह से इंसान बड़े पैमाने पर सहयोग करना सीख गया। यही वो पल था जब इंसान ने धरती का असली मालिक बनने की शुरुआत की। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंसान के जीवन में अगला बड़ा मोड़। ये था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी खेती की क्रांति। करीब 12,000 साल पहले तक इंसान शिकारी और संग्रह करता ही था। वो जंगलों में घूमता था, जानवरों का शिकार करता था, पेड़ों से फल और जड़ें इकट्ठा करता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसमें आज़ादी भी थी। वो किसी एक जगह का बंधा नहीं था, बल्कि मौसम और ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि पौधों के बीज बोकर उन्हें उगाया जा सकता है। उसने गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें उगानी शुरू की। सिर्फ यही नहीं, उसने जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया। बकरी, भेड़, गाय और बैल अब इंसान के साथी बन गए। खेती की शुरुआत ने इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब उसे हर वक्त जगह बदलने की जरूरत नहीं रही। उसने एक ही जगह पर रहना शुरू किया। गांव बसाए गए, मिट्टी और पत्थरों से घर बनाए गए और पहली बार स्थायी बस्तियों का जन्म हुआ। खेती से खाना पहले से ज्यादा मिलने लगा और जब खाना अधिक हुआ तो इंसान की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। छोटे छोटे समूहों की जगह अब हजारों लोगों की आबादी इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे गांव कस्बों में बदले और कस्बे शहरों में। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं था, बल्कि पूरी सभ्यता की शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से इंसान ने समाज, नियम और व्यवस्था बनाना शुरू किया। खेती ने हमें भरपूर भोजन दिया, लेकिन साथ ही हमें जमीन से बांध भी दिया, और यही बंधन आगे चलकर राजाओं, धर्मों और साम्राज्यों की नींव बनने वाला था। लेकिन दोस्तों, हरारी कहते हैं कि खेती की क्रांति उतनी आसान नहीं थी जितनी हमें लगती है, क्योंकि इसके साथ इंसान की जिंदगी एक नए तरह की मुश्किल में फंस गई। शिकारी और संग्रहकर्ता के जीवन में इंसान अलग अलग तरह का भोजन करता था। कभी फल, कभी मांस, कभी जड़ें या बीज। उसका खानपान विविध और संतुलित था। लेकिन खेती ने इंसान को कुछ ही फसलों पर निर्भर बना दिया। अब ज्यादातर लोग गेहूं, चावल या मक्का पर टिके रहने लगे, जिससे उनका भोजन तो स्थायी हुआ, लेकिन स्वास्थ्य कई बार कमजोर पड़ने लगा। और सबसे बड़ी बात, खेती ने इंसान का काम कई गुना बढ़ा दिया। शिकार करने के बाद इंसान आराम कर लेता था, लेकिन खेती में सुबह से शाम तक खेत जोतना, बीज बोना, पानी देना और जानवर पालना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। यानी कहा जा सकता है कि इंसान ने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने इंसान को पालतू बना लिया। खेती के साथ एक और चीज शुरू हुई, संपत्ति। अब इंसान के पास जमीन थी, अनाज का भंडार था और पालतू जानवर थे। इससे समाज में असमानता पैदा होने लगी। पहले शिकारी जीवन में सब लगभग बराबर थे, लेकिन अब जिनके पास ज्यादा जमीन और अनाज था वो अमीर कहलाए, और जिनके पास कुछ नहीं था वो गरीब बन गए। यही असमानता आगे चलकर और बड़ी हुई। यहीं से राजाओं और रानियों का जन्म हुआ, साम्राज्यों की नींव पड़ी और इंसानी समाज में पहली बार ताकतवर और कमजोर की खाई गहरी हो गई। खेती ने इंसान को बड़े समुदायों में इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन हजारों लोगों को साथ रखना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी थे नियम और व्यवस्थाएं, और इन्हीं नियमों को सही ठहराने के लिए आया धर्म। धर्म ने लोगों को बताया, ये सब ईश्वर की इच्छा है। इस विश्वास ने अनगिनत लोगों को एक साथ बांध दिया। यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। इंसान शिकारी से किसान बन गया, खाना बदोश जीवन से स्थायी गांव और शहर बने, और समाज की जड़ें धर्म और सत्ता पर टिक गईं। दोस्तों, खेती की क्रांति ने हमें भरपूर भोजन दिया, लेकिन साथ ही हमें बंधन, मेहनत और असमानता भी दी, और यहीं से शुरू हुआ सभ्यता और साम्राज्यों का लंबा सफर। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि बड़े बड़े समूहों को जोड़ने का सबसे असरदार तरीका है कल्पना। ऐसी कल्पना जिसे सब लोग सच मान लें, भले ही वो असलियत में मौजूद ना हो। सोचिए, धर्म, ईश्वर, जाति, राष्ट्र, कानून, ये सब असल में हमारे दिमाग की बनाई कहानियां हैं,
लेकिन इन कहानियों ने ही इंसानों को एक साथ बांध दिया। धर्म ने इंसानों को नियम दिए, सही और गलत का फर्क समझाया, अच्छे कर्म और पाप की अवधारणा दी, और सबसे बड़ी बात, धर्म ने इंसानों को एक साझा पहचान दी। यही वजह है कि धर्म सभ्यता का केंद्र बन गया। मिस्र के ऊंचे ऊंचे पिरामिड हों, मेसोपोटामिया के भव्य मंदिर हों, या भारत की वेद और उपनिषद परंपरा, इन सब ने लोगों को एकजुट किया और समाज को संगठित किया। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल होता गया, वैसे वैसे कानून की जरूरत भी बढ़ी। लोगों ने मिलकर तय किया किसकी जमीन किसकी होगी, कौन से अधिकार किसे मिलेंगे, अपराध करने वाले को कैसी सजा दी जाएगी। कानून ने इंसानों को भरोसा दिया कि बड़े समाज में भी न्याय और सुरक्षा बनी रह सकती है। धर्म और कानून ने मिलकर साम्राज्यों को जन्म दिया। अब राजा सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि दैवीय आदेश के नाम पर भी शासन करने लगे। मिस्र के फराव को देवता माना गया। चीन के सम्राट खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में राजाओं को धर्म और परंपरा का रक्षक समझा गया। इस तरह धर्म और सत्ता ने मिलकर इंसानी सभ्यता को नई दिशा दी। सभ्यता ने इंसानों को एक साझा पहचान दी। लाखों लोग एक ही देवी देवता की पूजा करने लगे, सब एक ही साम्राज्य के कानून मानने लगे, और सब एक जैसी कहानियों पर विश्वास करने लगे। यही साझा पहचान इंसान की असली ताकत बनी। अब इंसान छोटे छोटे गांवों तक सीमित नहीं रहा, वो विशाल साम्राज्य बनाने लगा। धर्म उसकी आस्था बना, कानून उसका ढांचा बना, और कहानियां उसकी नींव बन गईं। दोस्तों, यहीं से इंसान के सफर का अगला दौर शुरू होता है, पैसा और व्यापार। क्योंकि धर्म और कानून ने तो लोगों को जोड़ा था, लेकिन असली वैश्विक जुड़ाव आया पैसे और व्यापार के जरिए। दोस्तों, जैसे जैसे इंसानों के समाज बड़े हुए और साम्राज्य फैलने लगे, वैसे वैसे लोगों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने की जरूरत महसूस हुई, यानी किसी वस्तु या सेवा के लिए दूसरे से कुछ लेना देना। इसी जरूरत ने जन्म दिया पैसे का। शुरुआत में इंसान वस्तु विनिमय करता था, अनाज के बदले कपड़ा, भेड़ के बदले दूध। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और लोग दूर दूर तक जुड़ने लगे, ये तरीका मुश्किल और असुविधाजनक हो गया। तो इंसानों ने पैसे का आविष्कार किया। शुरुआत में ये थे सिक्के और धातुएं, सोना, चांदी, शंख। धीरे धीरे कागजी नोट आए, और आज के समय में हमारे पास है डिजिटल करेंसी, जो पूरी दुनिया में मान्यता रखती है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे हर कोई मानता है। यह धर्म, भाषा और संस्कृति से परे है। सोचिए, एक हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म मान सकते हैं, लेकिन दोनों रुपये पर भरोसा करते हैं। एक जापानी और एक भारतीय अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन दोनों डॉलर को असली मानते हैं। यानी पैसा एक साझा कल्पना है जिसे हम सब मानते हैं, और यही कल्पना पूरी दुनिया को जोड़ देती है। इसी समय बड़े बड़े साम्राज्य भी उभरे। रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चीन का हान साम्राज्य, इन सब ने लाखों करोड़ों लोगों को एक ध्वज और नियम के नीचे जोड़ दिया। लेकिन साम्राज्य सिर्फ ताकत और सेना से नहीं चले, वे चलते थे साझा विचारों और विश्वास से। एक जैसा कानून, एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था और एक साझा पहचान। यही वजह है कि पैसा और धर्म ने मिलकर इंसानों को संगठित और जुड़े रखा। धर्म ने इंसानों को नैतिकता और नियम सिखाए, पैसा ने इंसानों को व्यापार और भरोसा दिया। सोचिए, अगर कोई मिस्र का व्यापारी भारत आता था तो धर्म उसे पहचान देता था और पैसा उसे व्यापार करने का भरोसा देता था। दोस्तों, यही शक्ति है इंसानी कल्पना की। धर्म और पैसा मिलकर समाज को इतनी मजबूती देते हैं कि इंसान लाखों की संख्या में भी एक साझा पहचान और उद्देश्य के तहत काम कर सकता है। और यही रास्ता है जिसने होमो सेपियंस को सिर्फ जीवित रहने वाला जीव नहीं, बल्कि धरती पर हावी होने वाला प्राणी बना दिया। दोस्तों, धर्म, पैसा और साम्राज्य, इन तीनों ने मिलकर इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ दिया। पहले इंसान केवल अपने गांव, जनजाति या छोटे समूह तक ही सीमित थे, लेकिन अब वे महाद्वीपों के पार व्यापार करने लगे। वे अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं से जुड़ने लगे। धीरे धीरे पूरी मानवता एक साझा नेटवर्क का हिस्सा बन गई। ये वो समय था जब इंसान ने महसूस किया कि उसकी दुनिया सिर्फ उसके गांव या इलाके तक सीमित नहीं है। वो बड़ी दुनिया में जीने और उसे समझने के लिए तैयार था। करीब 500 साल पहले, यानी 16वीं शताब्दी, मानव इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। इसे कहा जाता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी वैज्ञानिक क्रांति। इससे पहले इंसान मानता था कि सारे सवालों के जवाब धर्म, परंपरा और पुरानी किताबों में हैं।
लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने इंसान को सिखाया कि हमें हर चीज के बारे में पता नहीं है। हमें खोज करनी होगी, हमें प्रयोग करने होंगे, हमें सवाल पूछने होंगे। यानी इंसान ने पहली बार स्वीकार किया, हम नहीं जानते और जानने की कोशिश करेंगे। और यही स्वीकारोक्ति आगे की प्रगति की जड़ बनी। वैज्ञानिक क्रांति के दौरान इंसान ने कई अद्भुत आविष्कार और खोजें की। दूरबीन और कंपास। इंसान ने आकाश और समुद्र में नई दुनिया की खोज शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस। ज्ञान अब सिर्फ अमीरों या पंडितों तक सीमित नहीं रहा। नई दवाइयां और चिकित्सा पद्धतियां, बीमारियों को पहचानने और इलाज करने की क्षमता बढ़ी। खगोल विज्ञान, गणित और भौतिकी में क्रांति। इंसान ने ब्रह्मांड को समझना शुरू किया। कुछ महान खोजकर्ताओं की बातें याद कीजिए। कोलंबस, नई दुनिया की खोज की। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। गैलीलियो, साबित किया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। ये सब बातें हमें दिखाती हैं कि इंसान अब केवल कल्पना या विश्वास पर नहीं रह गया। वो देखता, समझता और प्रयोग करता है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है और उसे होमो सेपियंस से होमो डियस की ओर ले जाती है। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति ने इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख दी। यह सीख थी कि ज्ञान और शक्ति हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इंसान ज्यादा जानता है वही ज्यादा ताकतवर बनता है। नई नई वैज्ञानिक खोजों ने इंसान को तकनीकी ताकत दी और यह तकनीक साम्राज्यों और सेनाओं को मजबूत करने का माध्यम बन गई। यही वजह थी कि यूरोपियन देशों ने विज्ञान और तकनीक के बल पर पूरी दुनिया पर राज करना शुरू किया। उनकी नावें, बंदूकें, कंपास और नई तकनीक ने उन्हें बाकी दुनिया से आगे रख दिया। साथ ही वैज्ञानिक क्रांति ने पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को भी जन्म दिया। इसका कारण ये था कि नए नए आविष्कार और खोजों के लिए इंसान को धन की आवश्यकता थी। निवेशक पैसा लगाते थे, वैज्ञानिक रिसर्च करते थे और मिलकर नई तकनीकें और उत्पाद बनाते थे। इससे व्यापार, उद्योग और खोज का चक्र तेजी से बढ़ा। नई तकनीकें उत्पादन को बढ़ा रही थीं और इंसान की जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही थी। वैज्ञानिक क्रांति ने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। मशीनें बन गईं, फैक्ट्रियां खुल गईं और उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इससे इंसान का काम करने का तरीका बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई और पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। इंसान अब सिर्फ धरती को समझने वाला जीव नहीं रहा, वह धरती और संसाधनों को नियंत्रित करने की ताकत हासिल करने लगा। लेकिन केवल तकनीक ही काफी नहीं थी। नए आविष्कारों और तकनीकों को फैलाने, विकसित करने और बड़ा बनाने के लिए इंसान को पूंजीवाद यानी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। पूंजीवाद की खासियत यह थी कि यह भरोसे पर आधारित है। निवेशक भविष्य पर भरोसा करके पैसा लगाते हैं। बैंक कर्ज देते हैं ताकि उद्योग और व्यापार बढ़ सकें। व्यापारी जोखिम उठाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मेहनत और योजना से लाभ मिलेगा। यानी वैज्ञानिक खोज, तकनीक और पूंजीवाद आपस में जुड़े हुए हैं। ज्ञान से ताकत मिलती है, तकनीक से नियंत्रण आता है और पूंजीवाद से इसका विस्तार होता है। यही आधुनिक दुनिया की नींव बनी। दोस्तों, हरारी बताते हैं कि अगर लोग मानते हैं कि भविष्य आज से बेहतर होगा तो वे काम करने लगते हैं, निवेश करते हैं और प्रगति होती है। यही सोच पूंजीवाद की नींव बनी। इस प्रणाली ने उद्योग और व्यापार को नई दिशा दी। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और जहाजों और रेल ने व्यापार को तेज कर दिया। नए बाजार बने, पुरानी सीमाएं टूट गईं और यूरोप और अमेरिका में उद्योगों की बाढ़ आ गई। इन देशों ने आर्थिक रूप से बाकी दुनिया पर हावी होना शुरू किया। लेकिन पूंजीवाद का एक अंधेरा पहलू भी था। यूरोपियन शक्तियां एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में चली गईं और वहां के संसाधनों और लोगों का शोषण किया। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और नए बाजार मिले। इस तरह पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया और दुनिया के कई हिस्सों में असमानता गहरी हुई। पूंजीवाद ने आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी। शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम फैले, बीमा और बड़ी कंपनियां बनी। अब अर्थव्यवस्था सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं थी, बल्कि अनंत विकास की ओर बढ़ रही थी। विज्ञापनों ने इंसान को लगातार चीजें खरीदने के लिए प्रेरित किया। फैक्ट्रियां नई चीजें बनाने लगीं और लोग अपनी पहचान और जीवन शैली को उपभोग के साथ जोड़ने लगे। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी गाड़ी चलानी है, यह अब इंसान की पहचान का हिस्सा बन गया। आधुनिक सरकारें और पूंजीवाद ने साथ मिलकर दुनिया को एक नया रूप दिया। राज्य ने कानून और व्यवस्था बनाई, पूंजीवाद ने व्यापार और विकास को बढ़ाया।
इस प्रणाली ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक बाजार में बदल दिया। अब इंसान सिर्फ किसान या शिकारी नहीं रहा, बल्कि वैश्विक उपभोक्ता और उत्पादक बन गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी प्रगति के बावजूद क्या इंसान सच में खुश हुआ? इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक इंसान ने अपार प्रगति की है। पत्थर के औजारों से लेकर स्मार्टफोन तक, छोटे जनजातियों से लेकर ग्लोबल सभ्यता तक, भूख और बीमारियों से जूझने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचने तक। लेकिन यही असली सवाल है, क्या ये सारी उपलब्धियां और तकनीकी शक्ति इंसान को सच में संतोष और खुशी दे पाई हैं? हरारी हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि शारीरिक और भौतिक प्रगति से इंसान की आंतरिक खुशी और मानसिक संतोष का संबंध हमेशा नहीं जुड़ा होता। दोस्तों, हरारी बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा या ज्यादा ताकत हमेशा हमें संतोष नहीं दे सकती। असली खुशी हमारी आंतरिक सोच, मानसिक अवस्था और चेतना से जुड़ी है। आधुनिक इंसान अक्सर दूसरों से तुलना करता है। अगर पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है तो अपनी छोटी गाड़ी से संतोष नहीं मिलता। अगर दोस्त के पास ज्यादा पैसा है तो अपनी आमदनी कम लगने लगती है। यह तुलना लगातार असंतोष और बेचैनी पैदा करती है। हरारी हमें याद दिलाते हैं कि शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन में इंसान के पास भले ही कम साधन थे, लेकिन शायद उनके पास ज्यादा फुर्सत, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक शांति थी। आज हमारे पास संसाधन और सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन तनाव, चिंता और अकेलापन भी बढ़ गया है। आधुनिक विज्ञान ने हमें दवाइयां दी हैं, लंबी उम्र और आरामदायक साधन दिए हैं, लेकिन क्या इसने हमें मानसिक शांति भी दी? हरारी कहते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि खुशी का संबंध बाहरी प्रगति से कम और आंतरिक चेतना, संतोष और समझदारी से ज्यादा है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि इंसान कितनी दूर तक पहुंचा है। असली सवाल यह है कि क्या हम सचमुच संतुष्ट हैं? क्या हमारी प्रगति ने हमें बेहतर इंसान बनाया है या और बेचैन और अधीर कर दिया है? यही सवाल सेपियंस हमें सोचने पर मजबूर करता है। यही हमें किताब के अंतिम बिंदु की ओर ले जाता है, जहां हरारी हमें न केवल इतिहास दिखाते हैं, बल्कि आने वाले समय के लिए सीख और चेतावनी भी देते हैं। दोस्तों, मानव इतिहास हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि होमो सेपियंस शुरू में एक साधारण जानवर था, लेकिन समय के साथ भाषा, सहयोग और कल्पना की ताकत ने उसे दुनिया के हर कोने में हावी कर दिया। यही वह शक्ति थी जिसने इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बनाया। अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो 3 क्रांतियां सबसे अहम रहीं। सबसे पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब इंसान ने भाषा और कहानियों की ताकत से सहयोग करना सीखा। यही वह समय था जब हम दूसरों के साथ मिलकर बड़े समूहों में रहना सीख गए और मिलकर काम करने की क्षमता पाई। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई, जिसने इंसान को शिकारी जीवन से स्थायी बस्तियों और खेती की दुनिया में ले गया। इंसान ने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू किया, जिससे स्थायी समाज और सभ्यता की नींव रखी गई। और अंत में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, जिसने इंसान को अज्ञान को स्वीकार करना सिखाया। इंसान ने प्रयोगों के माध्यम से दुनिया को समझने और बदलने का तरीका सीखा। इन तीनों क्रांतियों ने मिलकर आज की आधुनिक दुनिया को आकार दिया। हरारी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की असली ताकत उसकी कल्पना में निहित है। धर्म, पैसा, राष्ट्र और कानून जैसी चीजें असल में हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। हम इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपनाते हैं और मिलकर उनका पालन करते हैं। यही हमारी सभ्यता की असली नींव है। लेकिन इतनी प्रगति के बावजूद एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इंसान सच में खुश है? विज्ञान ने हमें शक्ति दी है, लेकिन इसके साथ युद्ध और विनाश भी आए हैं। पूंजीवाद ने हमें समृद्धि दी, लेकिन लालच और असमानता भी बढ़ी। तकनीक ने हमें सुविधाएं दी, लेकिन मानसिक शांति और संतोष छीन लिया। इसलिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम इस प्रगति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम विज्ञान और तकनीक से मानवता को बेहतर बनाएंगे या इन्हीं का इस्तेमाल विनाश के लिए करेंगे? भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी कल्पना, समझ और सहयोग की ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करें। सेपियंस हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, यह हमें आने वाले कल के लिए सीख देता है। यह हमें चेतावनी भी देता है कि अगर हम अपनी शक्ति और प्रगति का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, यही थी सेपियंस किताब की पूरी कहानी। एक साधारण जानवर से लेकर एक ग्लोबल सभ्यता तक का लंबा और रोमांचक सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसी ही गहराई वाली किताबों की पूरी समझ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।